One. We are live now, sir. You can start the session. Over to you. Hello and welcome to Lupin's FB Live. First and foremost, I would like to thank each one of you for joining us today. My name is Dr. Naveen Parmar and I am the medical advisor at Lupin Oncology. Lupin is one of the leading biopharmaceutical company in the world with its operation in more than 11 countries across 6 different continents. So on behalf of the company, I welcome everybody. Now it's time to get some deeper insight from our expert guest for today's episode on brain tumor. It's a pleasure to introduce Dr. Priya Tiwari, who holds a DM in medical oncology from AIIMS Delhi. And she is currently working as a senior consultant in the Department of Medical Oncology at Artemis Hospital in Delhi. So on that note, I welcome you, Doctor. Thank you. It's a pleasure dealing on this platform. So thanks for the invitation. And it's a topic. I think I'll just talk in Hindi as well as English, क्योंकि दोनों ही तरह के audience होंगे. Definitely, ma'am. Yes, thank you, Doctor. Yes. So ma'am. Yes. So, doctor, we all have been listening about brain tumor since childhood. कोई ना कोई movies में दिखाते, कहीं ना कहीं तो दिखाती. So, and that only thing, and the only thing which we know till today is it is a very deadly disease. So, what exactly is brain tumor? So, देखिए, what people don't know, we'll discuss that part also, and what people know, let's build on that. तो जैसे कि नाम से लगता है कि ब्रेन ट्यूमर मतलब ट्यूमर इन द ब्रेन. ट्यूमर इन द ब्रेन का मतलब ट्यूमर मतलब होता है कि देयर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स, या जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, वो बढ़ जाती हैं. कुछ बॉडी की सेल्स हैं, हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, और कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि ब्रेन में एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करती हैं. और इसी जो जब ग्रो करती हैं सो दे मेक अ लंप और गांठ बन जाती है, तो इसी को हम ट्यूमर कहते हैं. अगर रैपिडली प्रोलिफरेटिंग मैनर में, अनकंट्रोल मैनर में स्प्रेडिंग ट्यूमर होते हैं तो हम उनको कैंसर्स कहते हैं. और तो मतलब जैसे तो होल कॉन्सेप्ट इसकी कैंसर क्या है, ट्यूमर क्या है, लोगों को इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है. हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, ये बात जाननी जरूरी है. और इम्पोर्टेंटली जो जरूरी बात ये है कि हाँ, अगर ट्यूमर ब्रेन में हो रहा है तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं. ओके. तो ब्रेन ट्यूमर, हाँ बोलिए. यस. सो हाउ कॉमन इज दिस ब्रेन ट्यूमर? So देखिए, ब्रेन ट्यूमर अगर इफ यू टॉक अबाउट इंडिया में स्टिल कंपेयर टू अदर कैंसर्स ना, इट्स स्टिल लेस कॉमन. जैसे कि लंग कैंसर लोगों को पता होता है, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन लाइक अब जाके ना फर्स्ट 5 कैंसर में तो ये कहीं भी नहीं है. लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 में तो ये कहीं नहीं है. नंबर 9, नंबर 10 में जाके कहीं आता है लिस्ट में. ओके. लेकिन हाँ, बच्चों में ये फिर भी कॉमन कैंसर है. जैसे कि कुछ कैंसर्स बच्चों में ज्यादा देखे जाते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स. ये एक वैसा कैंसर है जो कि बच्चों में ज्यादा देखा जाता है. तो जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमा करके एक सबटाइप भी है, तो बच्चों में ये कैंसर देखा जाता है. लेकिन हाँ, एडल्ट्स में इट इज स्टिल अ लेस कॉमन कैंसर. और सारे कैंसर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कैंसर तो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में हो सकता है. इट हैज बीन सीन दैट स्टिल अ वेरी स्मॉल परसेंटेज of all the cancers is constituted by brain tumors, like less than 5% of all the tumors maybe are constituted by brain tumors. That is very less. That is very compared less. to other, yes, that is very less compared to other forms of cancer. Yes. So madam, what are the different types of brain tumors or brain cancer? How many types are there actually? Multiple subtypes. So the काम बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कैंसर जो है, एक तो पहली बात है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है. पहली बात तो ये, तो बहुत तरह के ट्यूमर्स हैं और बहुत तरह की कैंसर्स हैं. जो अगर कुछ कॉमन नेम्स की बात करें और थोड़ा सा इफ वी टिल्ट टुवर्ड्स यूजिंग मेडिकल लैंग्वेजेस, तो एक तो ये है कि कुछ ट्यूमर्स ब्रेन में ही ओरिजिनेट होते हैं, तो हम कहते हैं कि ब्रेन में ही स्टार्ट हुए, तो हम इनको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं. बट कई बार कैंसर या ट्यूमर कहीं और से स्टार्ट होके ब्रेन में जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया, कैंसर कहीं और से शुरू हुआ, तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस और द ब्रेन मेटास्टेसिस. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में स्टार्ट करके ब्रेन में जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेन मेटास्टेटिक इन्वॉल्वमेंट बाय द ब्रेस्ट कैंसर. ऐसा ही लंग कैंसर एंड अदर कैंसर्स में हो सकता है. लेकिन अगर हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें तो इसमें जो सबसे कॉमन ट्यूमर्स होते हैं, इसको हम एस्ट्रोसाइटोमा, जो ब्रेन की नॉर्मल एस्ट्रोल सेल्स होती है, जिस नॉर्मल सेल से ब्रेन बना होता है, उसी को हम एस्ट्रोसाइटोमा, उनके ट्यूमर को एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं. फिर ब्रेन की जो अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे अगर ब्रेन में कुछ सेल्स चली गई
लिम्फोसाइट्स करके जो नॉर्मल इम्यून फाइटिंग सेल्स हैं, उनकी अगर उसका ट्यूमर हो जाए तो हम उन्हें लिम्फोमा बोलते हैं। वैसे ही हमारी ब्रेन की बाहर की ना एक लेयर होती है, जैसे ब्रेन हमारा एक बहुत ही प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी बाहर की लेयर होती है मेनिंजेस। तो इसी मेनिंजेस के ट्यूमर को मेनिंजियोमा, तो जैसे कि क्योंकि किसी भी सेल के अंदर ट्यूमर हो सकता है, तो हर उस पार्ट से जो है ट्यूमर बन के वैसे वैसे ही सारा नॉमेनक्लेचर डिराइव हुआ है। तो एस्ट्रोसाइटोमास, मेनिंजियोमास, लिम्फोमास, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, जर्म सेल ट्यूमर्स, मेटास्टेसिस, बहुत सारे तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। I think there are a lot of types of brain tumors, but Yes. ma'am, which one is the most common form which we find in the practice? Most देखिए common दोनों form ही, of जैसे brain मोस्ट tumor, कॉमन इज एस्ट्रोसाइटोमा। and अगर how प्राइमरी ब्रेन dangerous it ट्यूमर की is? बात करें, अगर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें, एक्चुअली देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ और जगह के ट्यूमर्स या कैंसर्स भी स्टार्ट होकर ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो सेकेंडरी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट इज मच मोर कॉमन कंपेयर टू द प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। लेकिन हाँ, अगर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में बात करें कि कौन सबसे ज्यादा कॉमन है, तो वो एस्ट्रोसाइटोमास है। Okay, and how dangerous is astrocytoma? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्योंकि अल्टीमेटली लोग तो यही जानना चाहते हैं कि कैंसर में व्हाई इज इट दैट इट्स डेंजरस। सो ऑल एस्ट्रोसाइटोमास आर एक्चुअली नॉट डेंजरस। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए क्या होता है, एंड आई पुट दिस थिंग्स इन वेरी सिंपल टर्म्स। क्या होता है ना, जब भी कहीं पे कोई ट्यूमर ग्रो करता है, तो हम क्या देखते हैं ना कि देखिए ट्यूमर क्या हुआ कि किसी को, अब हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि सिम्टम्स एंड साइंस क्या होते हैं, कि कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? Right. देखिए Yes, डेंजरस yes. इसलिए कहते हैं ट्यूमर को क्योंकि वो ग्रो कर सकता है इनसाइड, और वो ग्रो करेगा इनसाइड इन द ब्रेन। तो ब्रेन तो जैसे क्लोज स्ट्रक्चर है, तो ग्रो करेगा तो वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन है उनको वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से इनिशियली कुछ सिम्टम्स होते हैं, और कंप्रेशन की वजह से ही कभी कभी जो वाइटल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ब्रीदिंग रेगुलेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, थिंकिंग स्ट्रक्चर है, जो भी वाइटल स्ट्रक्चर है ब्रेन में, अगर उनको कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से ब्रीदिंग रुक सकती है, सर्कुलेशन रुक सकता है, और डेथ हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, इजंट इट? तो Yes. कुछ ट्यूमर्स तो ऐसे होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे सब टाइप्स होते हैं, कुछ ऐसे सब टाइप्स होते हैं कि बहुत रैपिडली, तो जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ दिए की रोशनी की तरह बढ़ने वाले ट्यूमर है, और कुछ मशाल की तरह बढ़ने वाले ट्यूमर्स है, मतलब इतनी रैपिड प्रोलिफरेशन जो है। तो इसी को हम ग्रेडिंग से डिफाइन करते हैं। तो ग्रेड, अगर लो ग्रेड है, अर्ली ग्रेड है, ग्रेड 1 ट्यूमर है, तो ये बड़े ही लो ग्रेड से हल्के से ट्यूमर्स होते हैं। और अगर वहीं पे कोई ग्रेड 3 ग्रेड 4 ट्यूमर हो गए, तो मुझे पता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, और वो ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो डेंजरस इन द सेंस कि ये रैपिडली ग्रो भी करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि इनकी रूट्स भी होती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी के बाद भी, जैसे ऑपरेशन करके आपने ट्यूमर निकाल दिया और उसके बाद भी ये ग्रो कर सकते हैं। सो जो लो ग्रेड वाले हैं वो कम डेंजरस होते हैं, जो हाई ग्रेड वाले हैं वो ज्यादा डेंजरस है, जिसमें डेथ भी हो सकती है। Yes. So we know that there are different types. There are some aggressive forms of tumor, brain tumor, and there are some which are low grade. But are there any risk factors because of which a person can get brain tumor or brain cancer? So I'll be very frank and honest with you. हम prevent कर सकते हैं. देखिए, I'll be very frank and honest, like I said. ऐसे पता है अभी क्या है कि हमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स स्पेशली फॉर ब्रेन ट्यूमर्स पे अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। We do understand that there are few risk factors, like कुछ तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हम इंक्रीजिंग एज के साथ, देखिए सारे तरह के कैंसर्स और ट्यूमर जो है ना वो इंक्रीजिंग एज में ज्यादा दिखते हैं, है ना? तो वैसे ही ओल्ड एज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्टेन ब्रेन ट्यूमर ऑल्सो। तो ब्रेन ट्यूमर का एक बहुत ही कॉमन सब टाइप है जिसे हम GBM या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी कहते हैं, विच इज लाइक वन ऑफ द वेरी डेंजरस, सपोज टू बी डेंजरस सब टाइप। तो वो हम लाइक ओल्ड एज में ज्यादा देखते हैं। तो एज के साथ क्या होता है ना, बॉडी की सारी ही सेल्स डेटोरिएट होती हैं, तो कैंसर फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो एक तो एज इज अ रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। फिर कुछ तरह के ब्रेन ट्यूमर्स मोटे लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं, एंड पीपल स्टिल डोंट थिंक सो, बट यस, ओबेसिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मेनी अदर ट्यूमर्स और कैंसर्स इन द बॉडी, एंड इट्स ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेन ट्यूमर्स। देन इट हैज बीन सीन कि अगर किसी वजह से किसी को कुछ रेडिएशन थेरेपी चली हो, या फिर जैसे कि हम बात करते हैं एटॉमिक बम एक्सपोजर में रेडिएशन एक्सपोजर्स की, चेरनोबिल एक्सीडेंट्स में रेडिएशन एक्सपोजर की, उन सब की वजह से भी कैंसर रिस्क ज्यादा देखा जाता है, ब्रेन ट्यूमर रिस्क ज्यादा देखा गया है। फिर इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आजकल हम जैसे खाने पीने में कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का भी एक रोल हो सकता है इस तरह के कैंसर कॉजेशन में।
So all these factors, they play a role, but in many of the patients we don't find a risk factor. Yes, smoking is also a risk factor for certain tumors. Yes. But yes, I think smoking is one thing which is in our hand, which we can definitely prevent. Yes, actually it is present in as a risk factor for all types of cancers and multiple diseases as well. Yes. When we say, madam, that the patient is exposed to radiation and it increases the risk of brain tumor or any kind of cancer, so is it that the patient should be afraid of CT scan, the MRI scan, or X-rays? Will that cause tumors? देखिए MRI का तो इतना रेडिएशन एक्सपोजर का आई डोंट थिंक सो इस रिस्क इज देयर। जो मॉडर्न सीटी स्कैन की मशीन्स हैं या फिर पेट सीटी स्कैन की मशीन्स हैं, उसमें 1-2 बार 10 बार करने से ट्यूमर का रिस्क नहीं होता। Right. So the risk is very less. It's like when you do it maybe 50-100 times, then only the risk might be there. तो उतना तो generally cross होता नहीं है, and that to some risk because current and in the standard modern machines are very well. They are trying to minimize the radiation dose. They are trying to minimize the spillover effect, all those things. So वो जो imaging में exposure है, that is not the risk factor. Okay. So the radiation I meant was like in the कहीं बम एक्सप्लोजन से एटॉमिक बम एक्सप्लोजन हुआ, चेरनोबिल एक्सीडेंट्स हुआ, या कई बार रेडिएशन थेरेपी होती है for certain diseases. These people don't know radiation therapy, isn't it? Okay. So that might be a risk factor. कुछ ब्रेन ट्यूमर्स आर आल्सो इन जेनेटिक इन नेचर. वी हैव सीन कि हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ना कई बार ऐसे जीन्स होते हैं बॉडी में डिफेक्टिव जीन्स जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो हम इसको कहते हैं जेनेटिक या हेरिडिटरी इन नेचर. उसमें भी कई बार हम ब्रेन ट्यूमर्स देखते हैं. Okay. So, doctor, what do you do in order to फोन वाला रेडिएशन भी नहीं है, लोगों को डर लगता है कि फोन वाले रेडिएशन नहीं, there are a lot of articles or which used to come in the newspapers that because of radiation you might get brain tumor. So because of radiation, like from started because certain animal models showed कि शायद कुछ होता है, but human conclusive की study तो कुछ भी positive नहीं है. There are a lot of people who are working in the phone industry using round the clock phones and radiation exposure to those kind of phone and radiation, but no such association. Right. So when this new Bluetooth this devices came, the Bluetooth earpods, when they came, that time also this news came that because of Bluetooth, maybe the person will have increased chances of having brain tumor. So I really doubt. See, Bluetooth devices, long-term Bluetooth devices, actually they can mess up with your hearing. Okay. I will not be using it for a long time. That's a personal choice also. So, doctor, when a patient comes to you with certain symptoms, then how do you exactly diagnose a patient with who is having a brain tumor? So let's discuss the symptoms. कि क्या symptoms हो सकते हैं brain tumors के? Yes. देखिए, कोई भी कैंसर या ट्यूमर जब स्टार्ट होता है तो इट यूजुअली मिमिक्स द कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम्स ओनली, इजंट इट? जैसे कि हेडेक तो बहुत कॉमन सिम्टम है. आपको एक दिन हेडेक हुआ फिर ठीक हो गया, दूसरे दिन भी हेडेक हुआ ठीक हो गया, तो ये तो बहुत कॉमन सिम्टम्स है. एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद हेडेक. बट सपोज इफ यू स्टार्ट गेटिंग अ हेडेक विच इज लाइक परसिस्टेंट, दिन में भी हो सकता है रात में ज्यादा हो जाए, और डे बाय डे इट कीप्स वर्सनिंग एंड वर्सनिंग. Okay, so the meaning by this is because since आपने ट्यूमर का ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर ट्यूमर की वजह से हेडेक होता है, क्योंकि हेडेक हो सकता है प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, isn't it? अगर कहीं पे भी लंप फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेन के अंदर बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर, तो प्रेशर सिम्टम्स आते हैं. तो हेडेक कुड बी अ वेरी कॉमन सिम्टम. तो हेडेक which is not being relieved by simple painkillers or only transiently relieved is persistent and it might get worse over the period of time. तो जैसे आपने 1 हफ्ता देखा, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, और 1 महीना भी अगर आप वेट करते हैं, कई बार तो कुछ लोग तो निग्लेक्ट भी करते हैं तो सिंपल हेडेक सोच के. तो अगर ये सिम्टम्स वर्स होते रहते हैं या परसिस्टेंट रहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप जाके डॉक्टर से मिलके, सर कि हमारी ये कंसर्न है कि क्या हमें ये बीमारी भी हो सकती है, देन दे कैन गिव यू एन आइडिया. फिर इसके अलावा देखिए, चूंकि ब्रेन तो हमारे सारे स्ट्रक्चर्स बॉडी में कंट्रोल करता है, तो कहाँ पे ट्यूमर है इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और उस तरह के सिम्टम्स आते हैं. जैसे कि अगर आंख के पीछे का ब्रेन का हिस्सा अगर अफेक्टेड हो रहा है तो हमारे विजन के ऊपर असर पड़ता है, हमें दिखना कम हो जाता है. फिर इसके अलावा जो हमारी मोटर मूवमेंट, जैसे हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, ये सारे के सारे ब्रेन से ही वो होते हैं, कंट्रोल होते हैं. तो किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में ऐसा कहीं ट्यूमर हुआ कि उससे ये चीज अफेक्ट हो सकती है, तो किसी को पैरालिसिस हो सकता है. लोगों को लगता है कि लकवा या फिर स्ट्रोक जैसे कि एक प्रॉब्लम है जिसमें पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन ट्यूमर में भी पैरालिसिस हो सकता है. फिर इसके अलावा सीजर्स, जैसे कि दिखाते होंगे कि मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए,
तो मिर्गी के दौरे पड़ने के और भी कारण होते हैं। अगर किसी को टीबी हो गया, दिमाग में टीबी पहुंच गया, तो उसमें भी हो सकते हैं। ऐसे ही मिर्गी के दौरे पड़ने के और भी कारण होते हैं, लेकिन हाँ, ब्रेन ट्यूमर्स में भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो यही सारे सिम्टम्स हैं कि किसी को कुछ भी, हम कहते हैं कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट स्टार्ट हो गया, यानी कि किसी भी शरीर के हिस्से की नर्व्स अफेक्टेड होने लगी, उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें लगता है कि ब्रेन से कंट्रोल की जा रही है। तो इसका मतलब कि हाँ, वो एक ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। हेडेक, लॉस ऑफ विजन और डिम्यूनिशन ऑफ विजन, या फिर अगर सीजर्स या मिर्गी के दौरे पड़े, या फिर हमें कुछ वीकनेस किसी पार्ट में स्टार्ट हो जाए, जो कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट देख के कहे कि हाँ, ये तो नर्व वाली वीकनेस लग रही है, और हो सकता है ये दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जिसकी की वजह से, जिसका एक रीजन ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। Yes. So, ma'am, when we know the symptoms, Yes. so after that, what all diagnostic procedure a patient will have to go through? यस, सो अब देखिए, जैसे किसी को लगा कि, जैसा मूवीज अभी दिखाते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेहोशी भी आ गई हो, अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो बेहोशी भी आ सकती है, राइट। सो जब सिम्टम्स आए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर्स आपको आपकी हिस्ट्री देगा, पूछेगा कि हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सिम्टम्स कब से चल रहे हैं, और उसके बाद वो पूरा एग्जामिनेशन करेगा। इट्स डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आपकी आई का भी ऑप्थेल्मोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के, क्योंकि डॉक्टर्स को तो सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी है। उनको ये भी सोचना है कि क्या शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, क्या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। पूछेंगे आपको फीवर है कि नहीं है ना, ये सारी चीजें। तो वो उसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी लिखेंगे। ब्लड टेस्ट हो गए, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, बहुत सारे तरह के टेस्ट हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन के टेस्ट भी हो सकते हैं, सोडियम वगैरह के लेवल देखने के लिए, कैल्शियम देखने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये भी आइडिया देते हैं कि हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस सिम्टम्स की, है ना। और इसके अलावा एक ब्रेन की इमेजिंग की जाती है। ब्रेन की इमेजिंग बहुत जरूरी है, और जो सबसे अच्छी इमेजिंग है, जैसे कि हम ब्रेन की बहुत तरह की इमेजिंग अवेलेबल है, जैसे कि सीटी स्कैन भी की जा सकती है, पर जो अच्छी इमेजिंग है, जो स्टैंडर्ड इमेजिंग है, वो एमआरआई है। और अगर एमआरआई जो है, हम यूजुअली अगर ब्रेन ट्यूमर्स देखना होता है तो हम यूजुअली कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि ट्यूमर में हमें उसका कैरेक्टर भी पता चल जाए। तो एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट जो है ब्रेन का किया जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर का लोकेशन क्या है, क्या केवल एक ही ट्यूमर है या कई ढेर सारे ट्यूमर हैं। अगर ट्यूमर कई ढेर सारे हैं या एक ही है, तो उनकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या क्या है, वो सराउंडिंग कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के साथ वो उनका रिलेशनशिप क्या है, वो कौन कौन से ऑर्गन को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें एमआरआई की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ केसेस में एक स्पेशल तरह का टेस्ट होता है, और इसे कहते हैं सीएसएफ एनालिसिस। अब सीएसएफ क्या है, तो अगेन थोड़ा सा मेडिकल और इंफॉर्मेशन देती हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक तरह के फ्लूइड में तैरता रहता है, और वो फ्लूइड ब्लड नहीं है। उस फ्लूइड का नाम है सीएसएफ, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वो जो सीएसएफ है, वो उसी के अंदर ब्रेन हमारा रहता है, और उसका काम ये रहता है कि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करे, है ना। तो ये बॉडी के अपने नेचर के अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, कुछ न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है। तो वो सीएसएफ फ्लूइड, और कई बार ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स जो है, उसके एग्जामिनेशन से भी पता की जा सकती है। फिर अल्टीमेटली जो है कि कैंसर कैसे प्रूव होगा कि कौन सा कैंसर है, वो है बायोप्सी। So biopsy, every patient will have to go for a biopsy. Is that true? So like I said ना, कि there are certain tumors which can be diagnosed by your CSF analysis. कि हमने पानी जो निकाली, रीढ़ की हड्डी की पानी निकाली, उसमें भी कभी-कभी हमें आइडिया लग जाता है। But yes, in majority of patient, a biopsy is needed. So biopsy will exactly give you the exact diagnosis. Yes, it is a big procedure. बिग प्रोसीजर इन द सेंस कि नॉट ऑल, सारी बायोप्सीज बड़ी नहीं होती हैं, बट ब्रेन बायोप्सीज जो होती है, थोड़ा सा उसमें स्कल का पार्ट थोड़ा सा हमें वो करना होता है। तो इसीलिए ब्रेन बायोप्सीज आर लाइक मोर कम्बरसम कंपेयर टू बायोप्सीज एट ऑल द अदर ऑर्गन साइड। तो ये चीज है, लोगों को लगता है कि बायोप्सीज हो जाएंगी तो कैंसर फैल जाएगा, विच इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, और बायोप्सी जरूरी है। इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टू डिसाइड द मैनेजमेंट, क्योंकि हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस अचीव करना है। और कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे तरीकों का है, तो हमें ये भी पता करना है कि कौन सा कैंसर है। और बायोप्सी पे बल्कि एक और नई चीज की जा सकती है, जो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखिए, जो कैंसर में जो केयर है, वो बहुत आगे तक आ चुका है, इन द सेंस कि अभी हम ना नई नई दवाइयों की बातें करते हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। तो इससे हम क्या करते हैं ना, कि जब भी हमारे पास बायोप्सी आती है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कौन सी म्यूटेशंस हैं, कौन कौन सी जीन से एबनॉर्मैलिटी है, तो जिसकी वजह से ना कई बार बहुत स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट ट्रीटमेंट भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसको कि हम टारगेटेड थेरेपी या प्रेसिजन मेडिसिन कहते हैं।
Okay. So I think you have also discussed few of the management options which are present for a brain tumor. So, ma'am, how often do you see very high-grade tumors in your practice? See, देखिए हम तो like we are ना basically like I'm an adult medical oncologist. We do see pediatric tumors also, but majority are adult this patient, adult patient. Like I said कि brain tumors adults और बच्चों दोनों में हो सकता है. Adults में usually more aggressive cancers होते हैं, unlike kids. Okay, बच्चों में actually less aggressive या early grade, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ना मैंने एस्ट्रोसाइटोमास बताए थे, बच्चों में एक मेडुलोब्लास्टोमा करके ट्यूमर भी होते हैं. तो बच्चों में जनरली ना हम वो ट्यूमर देखते हैं जो या तो अर्ली ग्रेड के हो या फिर जो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करें. अनलाइक एडल्ट, सपोज करिए अगर कोई 70 साल का आदमी मेरी ओपीडी में ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स लेकर आ रहा है, तो मुझे पता है कि इसमें मुझे लगता है कि अधिकतर टाइम इनमें जो ट्यूमर होता है वो एक हाई ग्रेड ट्यूमर होता है. 75% ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू बी अ हाई ग्रेड ट्यूमर, aggressive tumor. Is it because they are coming late to your no this is the more, जैसे कि ना उस एज ग्रुप पे वो ट्यूमर ज्यादा होता है. ओके. अगर पेशेंट डिले करे उससे ग्रेड नहीं चेंज होता, जो बीमारी शुरू से बन रही है वो वही बन रही है. राइट. तो वो ग्रेड जो है वो हाई ग्रेड, वो डे 1 से हाई ग्रेड है ना. तो जैसे कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी करके जो ब्रेन ट्यूमर है, जो कि सबसे एग्रेसिव ट्यूमर है, वो ज्यादा दिखता है मुझे एडल्ट्स में, स्पेशली अगर एल्डरली मेल एंड फीमेल्स आ रहे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर. Then what are the treatment options which a patient will have in the beginning when a patient is diagnosed? तो देखिए, फॉर एनी ट्यूमर द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज अ सर्जिकल रिसेक्शन, कि हमने ऑपरेशन किया और उस ट्यूमर को निकाल दिया. एंड दैट अप्लाइज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि अगर आपका ब्रेन में ट्यूमर है द सेम सर्जिकल प्रिंसिपल, और कहीं और बॉडी में है, अगर ब्रेस्ट में भी लंप है कहीं पे भी ना, तो इट्स रिमूवल ऑफ द सर्जरी. कई बार अगर हमें ऐसा लगता है कि सर्जरी नहीं पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है कि बहुत और या फिर ऐसी जगह कि कुछ अगल बगल ब्रेन का क्रिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि निकालने में डैमेज हो सकता है, तो हम रेडिएशन का प्रयोग करते हैं. तो ब्रेन ट्यूमर्स में यूजुअली सर्जरी के बाद भी रेडिएशन का प्रयोग होता है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन ट्यूमर तो हम सर्जरी से निकाल देंगे और उसके बाद भी उसकी कुछ रूट्स रह जाती हैं जिससे इट कैन रीग्रो, इट कैन ग्रो बैक, इजंट इट, वापस आ सकता है. तो हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं. रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी का मतलब ये हुआ कि एक तरह का लेजर, इजंट इट. तो थोड़ा थोड़ा करके डेली फ्रैक्शंस या डोजेस में हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से जो बची हुई रूट्स होती हैं वो भी जल जाती हैं और कैंसर के वापस आने का रिस्क कम हो जाता है. और कई बार अगर हमें लगता है कि सर्जरी से हम ट्यूमर नहीं निकाल सकते, तो हम डायरेक्टली रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ट्यूमर को मैक्सिमली जो है वो खत्म कर दें या बर्न कर दें. अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि कीमोथेरेपी, इजंट इट, कीमोथेरेपी का भी काम यही है कि हम ट्रीटमेंट दें ताकि बीमारी वापस आने का रिस्क सर्जरी के बाद कम हो जाए. और कई बार तो ये रेडिएशन का असर भी बढ़ाती है, तो रेडिएशन के साथ इनको दिया जाता है. तो कीमोथेरेपीज में टैबलेट्स आती हैं, है ना. लोगों को ये बात पता नहीं है कि कीमोथेरेपी की टैबलेट्स भी होती है. उनको लगता है कीमोथेरेपी के बाद इंजेक्शंस, ऑल दोस थिंग्स हैं. बट कीमोथेरेपी की टैबलेट है, देयर आर 2 or 3 डिफरेंट टैबलेट्स. एक प्रोकार्बाजीन है, टेमोजोलामाइड है. सो ऑल दीज टैबलेट्स आर अवेलेबल, सो दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड. और कई केसेस में तो खैर हम इंजेक्शंस भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा ब्रेन ट्यूमर है. सो देयर ऑप्शन इज सर्जरी, ऑप्शन इज रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन इज कीमोथेरेपीज. ऑल दीज आर यूज्ड in various combination depending upon कि patient का diagnosis exactly क्या है और patient का disease अंदर brain में कितना है. Right. So, ma'am, there's one more thing. There's something called as CyberKnife, which is again a kind of special kind of radiation therapy. कि बहुत small tumors है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत ही special तरह का कोई surgery होगा, but this is also one of the advanced radiation techniques. And the thing is कि it has a very high precision and very high accuracy. To get rid of that is good that there are scientists who are coming up with new technologies and there are centers in India now that they are having all these facilities, isn't it? That is a great achievement, I would say. So doctor, when you said that the tumor might come back, yes, how often do you see that thing in your practice? So when we say that it's an aggressive tumor, like glioblastoma multiforme में बार-बार एक ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं. yes. यही सबसे ज्यादा कॉमन हमारे सेटअप में है. Glioblastoma multiforme has a very high chance of coming back. It's like in the 90% of the patient it will come back. But that is also the most common form of brain tumor, is it? And that is why the people fear, you know, कि brain tumors में, क्योंकि वही एक ट्यूमर ज्यादा होता है.
right. कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे मेनिंजियोमा करके कुछ छोटा सा ट्यूमर हुआ, मेनिंजियोमा इज नॉट दैट लीथल और डेंजरस, बट ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी इज वेरी कॉमन एंड दैट इज द मोस्ट लीथल ट्यूमर। इसलिए उसी के बारे में ज्यादा बातें होती हैं एंड एवरीबॉडी कैरीज एन इंप्रेशन बेस्ड ऑन द जीबीएम, शॉर्ट में हम इसको जीबीएम बोलते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। तो इट हैज अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ रिकरेंस। तो रिकरेंस के दौरान भी हम वापस कोशिश करते हैं कि सर्जरी करके हम ट्यूमर निकाल दें, अगर दोबारा रीरेडिएशन की पॉसिबिलिटी होती है तो वो भी ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कुछ और कीमोथेरेपी भी दें। फिर इसमें ना एक टारगेटेड ड्रग बेवासिजुमैब नाम की आई है। सो इट्स अ वेरी गुड ड्रग इन द सेंस कि इट्स नॉट अ कीमोथेरेपी ड्रग, हम इंजेक्शन से ये दवाई देते हैं। और बेवासिजुमैब एक ऐसी दवाई है जो ट्यूमर पे ना काम करके ट्यूमर की ब्लड सप्लाई पे काम करती है, उसको कम करती है। तो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स हो चाहे एबनॉर्मल सेल्स हो, ये सारा का सारा अपना जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, ये तो ब्लड सप्लाई से ही डिराइव करेगी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हुआ कि हम ट्यूमर की ब्लड सप्लाई ही कम कर दें तो उससे भी ट्यूमर किलिंग अचीव कर सकते हैं। सो बेवासिजुमैब करके एक ऐसी दवाई है जो कि ब्रेन ट्यूमर्स में काफी इफेक्टिव होती है, और वो देने से वी टेंड टू अचीव दिस control in the tumor growth in many patients. So I'm happy with that we have this drug available. Thank God we have I think a lot of drugs which are there which can work at different stages and try to curb the tumor. The thing is na ki brain tumor is still less common compared to all other cancers, so isliye the rate of scientific advancement has been slow, but I think we are at much better place than what we were 5 years or 10 years back. Yes, very rightly said, ma'am. One last question, but a very important one. Usually we use this terminologies that the 5-year survival rate. So what is this 5-year survival rate and what is the figure when it comes to brain tumor? देखिए, I'll tell you what, 5-year survival rate ना, अगर पब्लिक को बताना हो, अगर आपको बताना हो, क्या होता है ना कि सपोज किसी को कुछ कैंसर डायग्नोज हुआ, तो हम क्या कहते हैं ना कि हम किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, हमने ट्रीट कर दिया, हम फॉलो अप करते रहते हैं कि आप 3-3 महीने में ओपीडी में आ जाइएगा, हमें देखना है कि आपकी तबीयत कैसी है, अगर आप नहीं आ सकते तो हमें अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, हम बात करके पता करेंगे। तो ऐसे ही करके ना हम फॉलो अप करते रहते हैं। इट्स टेकिंग पीरियोडिक फॉलो अप फ्रॉम द पेशेंट टू नो हाउ दे आर डूइंग, इजंट इट? Yes. 5-year फॉलो अप इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम 5 years तक ही फॉलो अप करते हैं, तो इसीलिए आप ना 5-year फॉलो अप का ही डेटा पता चलता है। तो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा ट्यूमर था, कौन सा सब टाइप था। लाइक मैं अगर जीबीएम की बात करूं, इजंट इट, मैं ज्यादा फोकस उसी पे कर रही हूँ क्योंकि दैट इज द मोस्ट कॉमन एडल्ट ट्यूमर, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। अब देखिए, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी का 5-year सर्वाइवल इज लेस देन 5%, सो दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी कि जिसपे जब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर नॉट लिविंग बियॉन्ड 6 months, बट नाउ मेनी ऑफ द पेशेंट्स आर लिविंग बियॉन्ड 2 years. And I feel that with time we will have better treatment options, so they live longer. Let's hope for the best. Yes, doctor. But for many other cancers, like for the low-grade gliomas, 5 years is like 90%. Okay, so it also depends from grade to grade of the tumor and the type of tumor. For meningiomas, 5-year survival is like 5, 6, 7, 8 years. Okay, that is a big number. Yeah. So for various tumors, it's quite different. Yes. So doctor, any last tip to all our patients or the normal people that how can they prevent any kind of cancer in the body? Any last 1 or 2 tips? देखिए, essentially cancer is a disease of abnormal body metabolism. लोगों को लगता है ना कि केवल हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है तो हमें केवल डायबिटीज हो सकता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो लोगों को वो जानकारी और अवेयरनेस तो है, बट लोगों को ये बात नहीं पता कि कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो आपके जो अब एबनॉर्मल या अनरेगुलेटेड बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसी की वजह से होती है। तो जो बेसिक्स हैं जो कि आपको बचपन में सिखाए जाते हैं कि आप सही तरीके से खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, समय पे सोइए, योगा करिए, स्ट्रेस कम करिए, ताकि ये सारी चीजें आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखें। इससे ना केवल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क कम होगा, बल्कि आपके कैंसर का रिस्क भी कम होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट ट्राई इनकलकेटिंग हैबिट्स which can actually improve your body metabolism. It could be exercising 5 days in a week just for half an hour. It could be a brisk walk, it could be running, it could be swimming, it could be anything. But try inculcating those habits, and if that is not possible, try taking stairs at workplace. Take a good amount of green leafy vegetables,
the raw diet you use is very good. So salad, green leafy vegetables, fruits, if you can use up to 40% unprocessed grain and all those things, that helps to improve your lifestyle and improve your body's metabolism also. If you take a dinner, this people don't know and I have been consistently telling in all my talks, अगर आप रात का खाना 9 बजे से पहले और सोने के समय से 2 घंटे पहले खाते हैं, तो it has been seen that it decreases your risk of having cancers, breast cancers, prostate cancers, because it improves your body metabolism. ठीक है, आप जल्दी डिनर करते हैं तो आप बॉडी को टाइम देते हैं ताकि बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर सके, तो इन सब चीजों से बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव रहता है. And yes, cut down on smoking and alcohol. That's the standard and well known but never followed statement. Very rightly said, ma'am. Thank you so much, Dr. Priya, for educating everybody. So if there's any question we can take. There are no questions as such. So these were the only questions. I mean, it was a very great educating, initiative from your end. So thank you, Dr. Priya, for sharing your expertise with all of us. Okay, thank you. Thank you very much. Once again, thank you everyone for joining us today, and we appreciate you being here. I thank the marketing team of the Lupin for organizing this event. Thank you, everybody.